गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आप जहाँ अर्थशास्त्र की पुस्तक में से पार्ट 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था जैसे कि आप जानते हैं देश में होने वाली प्रत्येक वह गतिविधि जिससे कि किसी की जीविका चलती है अथवा जो कार्य किया जाता है। देखो हम अपने आसपास देखते हैं हर कोई व्यक्ति किसी न किसी कार्य में संलग्न है। कोई कृषि कर रहा है तो कोई व्यवसाय कर रहा है तो कोई ट्रक चला रहा है तो कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर है तो कोई कुछ कर रहा है। अपनी आजीविका के लिए वो कुछ न कुछ कार्य करता है। तो एक देश के अंदर होने वाली सभी गतिविधियों को उनके उद्देश्यों के और उनके उत्पादन के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जिसको कि हम एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं उसे भी 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कितने देशों? 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। वे 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? वे 3 क्षेत्र के प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। अब हमें जानना है कि जो प्रथम क्षेत्रक है उसको प्राथमिक क्षेत्रक क्यों कहा गया है। बच्चों देखो जो प्राथमिक क्षेत्रक है उसमें हमें प्रकृति के द्वारा जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं प्राय उनका ही वर्णन किया गया है। और जैसे कि कृषि है ना, कृषि है, गेहूं हुआ, कपास हुआ, ये हमें क्या है प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त होता है क्योंकि हमें प्रकृति के द्वारा मिलता है। दूध है, दूध भी एक प्राकृतिक उत्पाद है लेकिन ये क्या है पशुपालन के द्वारा हमें प्राप्त होता है, जैविक रासायनिक क्रियाओं के द्वारा हमें प्राप्त होता है। दूध हुआ, दूध से डेयरी उत्पादन किया जाता है। खनन, लोहा और अयस्क इत्यादि भी जो है वो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुए क्योंकि हम खानों से उसको निकालते हैं। तो ये हमारे प्राथमिक यानी हम इनको डायरेक्ट ले रहे हैं और डायरेक्ट काम में नहीं ले रहे हैं, इनको परिवर्तित कर रहे हैं। जैसे कपास को क्या हम डायरेक्ट कपास को काम में लेते नहीं लेते ना, कपास से हम कपड़ा बनाते हैं। तो इसीलिए इनको प्राथमिक उत्पादन कहा गया है क्योंकि ये हमें डायरेक्ट प्रकृति के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं और इनको हम आगे विनिर्मित करते हैं, इनको आगे हम निर्माण कार्यों में लेते हैं, इसलिए प्राथमिक उत्पादन है। यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनके द्वारा जो वस्तु हमें प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत मानी जाती है। इसे कृषि अथवा सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। कृषि अथवा सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। कृषि, पशुपालन, डेयरी, खनन इत्यादि ये उद्योग इसी के अंतर्गत आते हैं। अच्छा बच्चों, अगर प्रश्न आता है कि सहायक क्षेत्र के नाम से आप लोग किस क्षेत्र को जानते हैं तो अक्सर इसमें बच्चे गलती करते हैं, बच्चे तृतीय क्षेत्रक लिखे आते हैं। तो तृतीय क्षेत्रक नहीं लिखना है, सेवा क्षेत्रक नहीं लिखना है। सहायक क्षेत्र के रूप में हम किसको मानते हैं? प्राथमिक क्षेत्रक को मानते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक को ही सहायक अथवा कृषि क्षेत्र कहा जाता है। अब आता है द्वितीय क्षेत्रक। द्वितीय क्षेत्रक में क्या होता है? द्वितीय क्षेत्र बेटा वो क्षेत्र है, अर्थव्यवस्था का वो क्षेत्र है जहां हमें प्रकृति के द्वारा जो प्राथमिक क्षेत्र से जो चीज हमने प्राप्त करी है उसको हम पुनः विनिर्मित करते हैं, उसको हम निर्मित करते हैं। जैसे हमने कपास प्राप्त किया, कपास से हमने रेशे निकाले, रेशे से कपड़ा बना, आगे जाके वो रंगाई छपाई होती है वो अलग मैटर हो जाता है, लेकिन हमने रेशे से क्या बना लिया? कपड़ा बना लिया। जूट प्राप्त किया, जूट से हमने रस्सी वगैरह बना लिया, जूट का सामान बना लिया। इसी प्रकार गन्ना प्राप्त किया हमने, तो गन्ना को डायरेक्ट खा के तो हम चाय नहीं बना, गन्ने का रस डाल के तो चाय नहीं बना सकते, तो हमने गुड़ और शक्कर बना लिया। तो ये क्या हो गया? एक उद्योग हो गया। मिट्टी थी, मिट्टी और चूने गारे वगैरह से हमने क्या प्राप्त कर ली? ईंट प्राप्त कर ली, ईंट से हमने मकान भवन बना लिया। तो यानी कि हमने जो प्राथमिक क्षेत्र से वस्तु प्राप्त करी है उसका हमने क्या कर लिया बच्चों? हमने उसको विनिर्मित कर दिया। ठीक है, इसके पश्चात तृतीय क्षेत्रक। अब तृतीय क्षेत्रक अर्थव्यवस्था का एक वो प्रमुख क्षेत्रक है जो डायरेक्ट उत्पादन नहीं करता, जो डायरेक्ट उत्पादन नहीं करता परंतु उत्पादन में सहायता करता है ना। इसके बिना उत्पादन संभव ही नहीं है। तो जो प्राथमिक क्षेत्र में और द्वितीय क्षेत्र में उत्पादन किया जाता है, जैसे प्राथमिक क्षेत्र में कृषि है, कृषि में कपास हुआ या गेहूं हुआ या बाजरा हुआ या दाल हुई, कुछ भी, उसके लिए भंडारण की आवश्यकता पड़ती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने की आवश्यकता पड़ती है। तो ट्रक, बस, रेल इत्यादि जो किया जाता है, परिवहन, भंडारण, प्लस जो किसान वगैरह होते हैं या कोई उद्योग करना चाहता है वो ऋण लेता है, तो ऋण लेने के जो साधन होते हैं वो, ये सब किस क्षेत्र में आते हैं बेटा? ये सब तृतीय क्षेत्र में आते हैं। इनके अलावा अन्य कुछ सेवाएं भी हैं जो सेवा दी जाती हैं, उनमें से प्रमुख है डॉक्टर, अध्यापक, वकील, नाई। मतलब ये डायरेक्ट उत्पादन नहीं कर रहे हैं परंतु उत्पादन में सहयोग कर रहे हैं, है ना, किसी न किसी रूप में अपना सहयोग कर रहे हैं। तो ये आपको मैटर समझ में आ गया। भारतीय अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्रों में विभाजित है? भारतीय अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्रों में विभाजित है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र को प्राकृतिक क्षेत्र भी कहा जाता है, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब आपको आगे क्या जानना है?
आगे का जो टॉपिक है वो हमारा है कि तीनों क्षेत्रकों की तुलना कैसे की जाती है। अब बच्चों तीनों क्षेत्रक हुए, तीनों ही क्षेत्रक उत्पादन में और देश में मदद करते हैं, है ना। अब इन तीनों क्षेत्रकों की तुलना कैसे की जा सकती है, कोई एक वस्तु होती है जो तीनों ही क्षेत्रों से जुड़ी होती है, उसकी आखिर हम तुलना कैसे करें। तो अगर सपोज करो हम गेहूं की तुलना करते हैं, भाई गेहूं आया तो उसमें एक एक क्षेत्र में बहुत सी चीजें काम में आती है, टेबल कुर्सी पंखा हल सिंचाई साधन वगैरह, तो हर चीज का अलग अलग मूल्य तो नहीं निकाला जा सकता। तो हमारे जो विद्वान है उन्होंने क्या करा है कि जो अंतिम वस्तु होती है ना उपयोग, अब अंतिम वस्तु क्या हुई, जैसे सपोज करो ये मार्कर है या ये पेन है, ये आपके लिए अंतिम वस्तु है। इस पेन के लिए प्लास्टिक का कवर बना, रिफिल बनी, स्याही बनी, प्रिंट बनी, वो सब आपका मैटर नहीं है। आप इस पेन के लिए 5 रुपए चुका रहे हैं, यानी इसका अंतिम मूल्य क्या हो गया, 5 रुपए हो गया। इसी प्रकार गेहूं है, गेहूं कहा जाता है, गेहूं सबसे पहले गेहूं किसान गेहूं उत्पादित करता है, किसान के गेहूं उत्पादित करने के पश्चात क्या होता है, आटा फ्लोर वाला उसको खरीद लेता है या बाजार में आ जाता है, मंडी में आ जाता है, मंडी से डेयरी उत्पादन वाला खरीद लेता है, डेयरी डेयरी वाला उसको पिसवाता है आटे के रूप में, उस आटे से वो बिस्किट बनाता है। अब आप जो एक पैकेट बिस्किट है उसके आप 5 या 10 रुपए चुका रहे हैं, अब वो 5 या 10 रुपए में आप उसको अलग अलग मूल्य तो नहीं चुका रहे हैं, अंतिम मूल्य चुका रहे ना। तो जो जो आटा है वो क्या है, मध्यवर्ती वस्तु है, परिवहन लगा वो सब मध्यवर्ती वस्तु है, और अंतिम वस्तु में वो सब इंक्लूड होके आता है, यानी वो अपना मार्जिन खुद निकाल लेते हैं। या तो क्या समझ में आया हमको कि जो अंतिम वस्तु का मूल्य होता है बराबर वो किसके बराबर होता है, कुल उत्पादन के, तो वो कुल उत्पादन कहलाता है। अब आपको समझ में आ गया वो अंतिम वस्तु क्या होती है, जो उपभोक्ता अंतिम रूप से उपभोग कर लेता है उसके पश्चात वो चीज खत्म हो जाती है। यानी जैसे पेन का आपने यूज कर लिया फिर खराब हो गया, बिस्किट आपने खा लिया उत्पादन खत्म हो गया, अंतिम जो उपभोग है उसका जो हम मूल्य चुकाते हैं। इसमें बार बार में गणना नहीं की जाती है कि गेहूं इतना आया, उसमें 10 ग्राम गेहूं इस बिस्किट के पैकेट में लगा तो उसका मूल्य अलग चुका रहे हैं, नहीं, वो सब इंक्लूड होकर हम चुकाते हैं। और अंतिम विक्रेता जो होता है, और अंतिम विक्रेता के द्वारा जो अंतिम उपभोक्ता अपनी वस्तु का यूज कर लेता है वो उस वस्तु का अंतिम मूल्य कहलाता है। तो यानी कि जो तीनों क्षेत्रकों के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है, देखो यहाँ ध्यान देना, तीनों क्षेत्रों के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसका जो योग आता है, यानी कि जैसे गेहूं उत्पादन हुआ और उसका जो योग आया, गेहूं आया, देखो गेहूं उत्पादित किया फर्स्ट क्षेत्र में, परिवहन के द्वारा आ गया वो मंडी में, मंडी के द्वारा वो चला गया कहाँ, परिवहन गेहूं उत्पादन किया यहाँ पर, द्वितीय क्षेत्र में वो गेहूं आ गया बाजार में आटा बनकर, और तृतीय क्षेत्र में वो कहाँ चला गया, बाजार में चला गया। तो हम किसका मूल्य चुका रहे हैं, गेहूं का या आटे का, आटे का चुका रहे हैं। और अगर गेहूं का मूल्य हम चुकाते हैं तो गेहूं जो बाजार में आ जाता है तो उसमें वो परिवहन चार्ज लग के आता है, इंक्लूड टैक्स वगैरह सब लग के आते हैं, यानी उपभोक्ता के द्वारा जो अंतिम मूल्य वो चुकाता है वही उस वस्तु का अंतिम मूल्य कहलाता है। तो तीनों क्षेत्रकों के उत्पादन का जो योगफल होता है वही क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पादन कहलाता है। तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, जहां तक मैं समझती हूँ। मेन आपको बात क्या ध्यान रखनी है, आपको तीनों क्षेत्रक याद रखने हैं, तीनों क्षेत्रक का निकनेम जो दूसरा नाम है वो याद रखना है, तीनों क्षेत्रक किस किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वहाँ क्या होता है, विनिर्माण क्या होता है, ये चीज ध्यान रखनी है। इसके अलावा जैसे अगर क्वेश्चन आ जाता है अध्यापक कौन से क्षेत्रक का उत्पादन करता है, तो आप क्या लिखोगे, तृतीय क्षेत्रक का, सेवा क्षेत्र का, क्योंकि अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं, टीचर जो है वो अपनी सेवा प्रदान कर रहा है, डायरेक्ट उत्पादन नहीं कर रहा है, उत्पादन में सहयोगी बना रहा है। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर। अब फिर तीनों क्षेत्रों की तुलना कैसे की जाती है, प्रत्येक क्षेत्र का अपना एक अलग महत्व होता है। अच्छा मैं एक बात और बता दूं, भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, विकासशील अर्थव्यवस्था है। अब यहाँ आपको देखना है विकासशील है, विकसित अर्थव्यवस्था की ओर हम अग्रसर हैं। अब जब हम अभी वर्तमान में जो रुझान हो रहा है वो बेटा वहाँ सेवा क्षेत्रकों में हो रहा है। क्यों, क्योंकि सेवा क्षेत्रकों में ही इंटरनेट और वर्तमान संचार परिवहन विज्ञान का युग है, तो वो अधिकतर मोस्टली लोग कहाँ जा रहे हैं, सेवा क्षेत्र में जा रहे हैं। और ये एक तरीके से अच्छा भी है। अच्छा क्यों है ये बताओ, अच्छा इसलिए है कि जैसे कृषि कार्य है और उसमें एक परिवार में 10 लोग रहते हैं, 10 लोग के 10 लोग कृषि कार्य में लग गए हैं, 10 जने मिलके भी 2 बीघा खेत को जोत रहे हैं, और अगर 2 जने होंगे तो भी वो 2 बीघा खेत को जोतेंगे और उसका ही उत्पादन करेंगे। अब उन 10 जनों में से 2 जने निकल कर कहाँ चले गए,
कपड़ा व्यवसाय कर लिया या उन्होंने शक्कर गुणसारी व्यवसाय कर लिया तो उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में चले गए। और 2 जने निकल के परिवहन की सुविधा में चले गए या ऋण ले लिया उन्होंने और कोई दूसरा उद्योग कर लिया। इसी प्रकार क्या होता है, अगर एक ही परिवार एक ही जगह पर कार्य करता है और उत्पादन में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है तो वो कौन सी बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी। भारत में ये छिपी बेरोजगारी आमतौर पे पाई जाती है। आप लोगों ने भी देखा होगा ना, बहुत से परिवारों में एक दुकान होती है, दुकान पे 10 जने काम करते रहते हैं। अगर उनमें से एक जना एक दिन दुकान पे नहीं जाता तो उत्पादन में कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। इसी प्रकार कृषि में भी हम देखते हैं 10-15 जने एक ही परिवार में होते हैं और वो सारे के सारे उसी खेत पे कार्य करते हैं। ज्यादा लोग ही कार्य करने से उत्पादन में फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विडंबना है कि यहाँ पर ये छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। तो बच्चों इसके लिए हमें जो रुझान बढ़ रहा है वर्तमान में वो किसका बढ़ रहा है? सेवा क्षेत्र का बढ़ रहा है। व्यक्ति कहाँ जा रहा है? आपने बहुत सा कई बार सुना होगा, व्यक्ति गांवों से किसकी ओर जा रहा है? शहरों की ओर जा रहा है। वो इसीलिए जा रहा है क्योंकि वो सेवा क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। इससे क्या हो रहा है? इससे सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रहे हैं, इनकम बढ़ रहे हैं तो उपभोग बढ़ रहा है, उपभोग बढ़ रहा है तो मांग बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है तो आगे साधन बढ़ रहे हैं, है ना। मांग बढ़ रही है तो क्या बढ़ रहा है? पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो फिर पूर्ति बढ़ रही है। सप्लाई, मांग और पूर्ति सप्लाई से अर्थव्यवस्था चलती रहती है। तो हमें क्या मतलब, ये आपको मुझे बताना नहीं था लेकिन फिर मैंने आपके नॉलेज के लिए बताया है। आगे प्रश्न बनता है इस बात पर। तो अब आपको इसे समझ में आ गई कि वर्तमान में क्या हो रहा है। वर्तमान में सेवा क्षेत्र की ओर रुझान बढ़ रहा है। वो क्यों बढ़ रहा है? छिपी हुई बेरोजगारी के परिणामों से बचने के लिए बढ़ रहा है ना। व्यक्ति अपनी सेवाएं प्रदान करना चाह रहा है। तो अब आज का सारांश कुल मिला के क्या निकलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्रकों में विभाजित है, अंतिम वस्तु या मध्यवर्ती वस्तु की गणना किस प्रकार की जाती है, किस प्रकार मूल्य गिरता है, सकल घरेलू उत्पादन क्या होता है, ये सब बातें आपको आ गई होंगी। इज दैट क्लियर? क्लास ओवर होती है। थैंक यू बच्चों।